नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पूरा हो चुका है, और आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या ऊपर आई बटन से उसको देख सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जिस विचारक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष आधुनिक भारतीय विचारकों में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं और काफ़ी रहस्यमयी विचारक भी माने जाते हैं। तो इनके जीवन परिचय से हम शुरुआत करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1972 को 1872 को। आपको याद होगा कि इसी दिन ही जो है 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन 1872 को अरविंद घोष पैदा हुए थे। काफ़ी संपन्न घर में पैदा हुए, और इनके पिता का नाम था डॉक्टर कृष्णधन घोष, माता स्वर्णलता थी। अब चूंकि काफ़ी अमीर घर में पैदा हुए थे और उनके पिता यूरोपीय प्रभावों से जो है काफ़ी प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि उनके बेटे जो हैं, उनकी संतानें भारतीयों से बची रहें। इसलिए जब ये अरविंद घोष 5 साल के थे, तभी इनको दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया गया था, और फिर वहाँ से अपने छोटे भाई के साथ 7 साल की उम्र में जो है लंदन भेज दिया गया। तो भारत के बारे में जानने का इनको अवसर नहीं मिला काफ़ी लंबे समय तक। फिर लंदन में ही इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो है, आज जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसको उस समय बोला जाता था आईसीएस, आज यूपीएससी सीएस बोलते हैं, सिविल सर्विसेज, या आईएएस हम बोलते हैं उसको, उस समय आईसीएस बोला जाता था। तो 18 साल की उम्र में इन्होंने आईसीएस में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। इनके पिता ने इनको खूब कोशिश की कि भारतीय प्रभाव से बचाया जाए, कोई इनमें देशभक्ति वाली भावना पैदा ना हो और भटके नहीं, लेकिन फिर भी ये उस प्रभाव से बच नहीं पाए। और लंदन में पढ़ाई के दौरान भी ये जो है एक संस्था के संपर्क में आ गए थे, लंदन मजलिस जिसको कहते हैं, जिसका नाम था लंदन मजलिस। यानी लंदन में जो भारतीय पढ़ते थे उनकी ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। इससे ये जुड़ गए थे, और इससे जुड़ाव के कारण इनके अंदर कुछ देशभक्ति की भावना पैदा होने लग गई थी। और आईसीएस पास करने के बावजूद, क्योंकि वहाँ तो इनकी फर्स्ट रैंक थी, तो ये चाहते थे कि इनको नौकरी नहीं करनी पड़े, ये चाहते थे कि इनको जो है सरकारी गुलामी नहीं करनी पड़े। तो किस प्रकार से छुटकारा मिले, तो इन्होंने जो है आईसीएस में एक टेस्ट होता था घुड़सवारी का। भले ही आपने कितने नंबर हासिल किए हों रिटर्न एग्जामिनेशन में, यदि घुड़सवारी में फेल हो जाते थे तो निकाल दिया जाता था। तो इन्होंने जो है घुड़सवारी का टेस्ट नहीं दिया, और उसमें फेल होकर के जो है वो बाहर आ गए और नौकरी छोड़ दी। तो इस प्रकार इनमें प्रस्फुटन हुआ राष्ट्रवाद के विचारों का और राष्ट्र के विचारों का। फिर ये जो है 1893 में भारत आ गए वापस। लगभग 2-3 साल बाद, आईसीएस के एग्ज़ाम के 2-3 साल बाद जो है वो भारत वापस आ गए। फिर यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने देखा परखा कि किस प्रकार, किस दिशा में भारतीय आंदोलन जा रहा है। तो इन्होंने जो है उस समय, यदि आप याद करें, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है,
तो 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कांग्रेस में जिन का प्रभाव था, जिन विचारों का प्रभाव था, वे थे नरमपंथी। नरमपंथियों की धारणा थी, जिसे यदि हम दो शब्दों में नाम दें तो उदारवाद, संविधानवाद। उदारवाद संविधानवाद का मतलब क्या हुआ? संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि ये नरमपंथी विरोध तो करते थे, लेकिन इनके जो विरोध का तरीका था वो संवैधानिक तरीके से विरोध करते थे। संवैधानिक तरीके से विरोध करते थे, कानून से इतर जाकर के कोई विरोध नहीं करते थे। दूसरे, ये उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उदारवादी का मतलब, उदारवाद आप कई थिंकर्स का भी अध्ययन कर चुके हैं, और पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ेंगे उसमें भी उदारवाद, लिबरलिज्म की अवधारणा आएगी। तो वहाँ संसदीय शासन की वकालत होती है। तो वहीं इंग्लैंड की नकल की वकालत ये लोग कर रहे थे, उदारवाद की। संसदीय शासन चाहते थे, स्वतंत्रता और अधिकार की मांग करते थे, लेकिन वहीं फिर इनका तरीका क्या था? संवैधानिक विरोध ही करते थे, मांगे पत्र लिखते थे, कुछ अपने सम्मेलन होते थे उनमें ये मांगे उठाते थे। इसी प्रकार का इनका तरीका था। और इंक्रीमेंटल चेंज चाहते थे, सिर्फ सुधार की बातें करते थे, किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की बातें नहीं करते थे। और साथ ही ये अंग्रेज भक्त थे। अब इन सब की जो है ये आलोचना करते हैं अरविंद घोष, और आलोचना में इनके जो विचारों का पुट जो है वो उग्र राष्ट्रवाद की ओर मुड़ जाता है। उग्र राष्ट्रवाद की ओर ये मुड़ जाते हैं। इंग्लैंड में आपने देखा कि जब अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन में वे लंदन मजलिस से जुड़ते हैं और भारत आकर के ये जो है बड़ौदा रियासत जो थी, वर्तमान गुजरात में ये है, बड़ौदा रियासत में एक शैक्षणिक संस्था से जुड़ जाते हैं और वहाँ अध्यापन का काम शुरू करते हैं। उप प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल इनको बनाया जाता है। वहाँ रह करके अब यहाँ ये फ्रेंच पढ़ाते थे और भी जो यूरोपीय विषय थे वो पढ़ाते थे। साथ ही साथ खुद भी इन्होंने जो है भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। भारतीय राजनीति, भारतीय वेद, पुराण इत्यादि का अध्ययन करते थे। यानी शास्त्रों का अध्ययन अभी तक ये इनसे बिल्कुल भी टच में नहीं थे 1893 से पहले। 1893 के बाद भारत आए, बड़ौदा में इन्होंने बड़ौदा रियासत की नौकरी करना शुरू किया और वहाँ इन्होंने अध्यापन करना शुरू किया। भारतीय शास्त्रों का भी इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। तो इनके विचारों को और गति मिलनी शुरू हुई और इनके विचारों में थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता भी पनपने लगी। अब आध्यात्मिकता के साथ साथ हमने आपको बताया कि ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लंदन में लंदन मजलिस से जुड़े थे और भारत में इन्होंने जो है गुप्त समाज नाम की एक संस्था से भी जुड़ते हैं। गुप्त समाज से जुड़ते हैं। एक इनकी क्रांतिकारी योजना होती है जिनमें क्रांतिकारियों को तैयार करते हैं। वो भवानी मंदिर, नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये कोई मंदिर निर्माण की योजना नहीं बल्कि क्रांतिकारियों को इसके जरिए ये तैयार करते थे। और 1905 तक ये बड़ौदा में रहे। 1905 तक इन्होंने बड़ौदा में क्रांतिकारियों को तैयार किया। तो ये इनके जीवन का पहला फेज था। इस फेज में इन्होंने कई तरीके से जो है नरमपंथियों का विरोध किया। प्रमुख निशाना रहे नरमपंथी और
नरमपंथियों को के तरीकों को इन्होंने कहा कि ये जो इंक्रीमेंटल चेंज चाहते हैं उससे कुछ नहीं होगा, हमें जो है स्वराज के लिए प्रयास करना होगा, स्वराज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ ये कांग्रेस की आलोचना करते हुए एक लेख श्रृंखला अपनी आरंभ करते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज इस लेख श्रृंखला में कांग्रेस की काफ़ी कड़ी आलोचना करते हैं। और फिर एक और श्रृंखला थी इनकी, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। इसमें भी इन्होंने कांग्रेस की और उनकी सबकी आलोचना की। और ये कहते थे कि हमारा शत्रु कोई विदेशी नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरी और हमारे बीच जो स्वार्थी तत्व हैं वो हमें एक नहीं होने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमें जो है हमारा स्वराज प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हमें एक हो जाना चाहिए। और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो संघर्ष था उसको धर्म युद्ध की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध है। इनके विचार नव वेदांतवादी दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित थे। क्योंकि भारतीय शास्त्रों का व्यापक अध्ययन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, तो वेदांत की परंपरा से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और इस परंपरा के अनुसार ये मानते थे कि ईश्वर, मानव व ब्रह्मांड के बीच जो है एकता पाई जाती है। और इन्होंने अपने नव वेदांतवादी विचार में ये नहीं कहा कि संसार का परित्याग कर दो, बल्कि संसार में रहकर ही मानवता का कल्याण करो, ऐसे ये बात करते हैं। यानी परित्याग करने के बजाय निस्वार्थ कर्म को ये महत्व देते हैं। फिर इन्होंने सहिष्णुता का प्रचार किया। सहिष्णुता मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, यानी कि सभी को सहन करने की क्षमता, यानी किसी एक विचार के प्रति नहीं बंधना, एक संप्रदाय के प्रति नहीं बंधना। और कहा कि सभी धर्म बराबर हैं, जो भी धार्मिक विश्वास हैं वो मुक्ति के मार्ग तक ले जाते हैं और सब जो है बराबर हैं। ये इनका नव वेदांत का विचार था। अब देखते हैं कि इनकी क्रांतिकारी दृष्टिकोण में इनका किस राष्ट्रवाद का जो विचार था वो क्या था। तो हमारी अगली हेडिंग है अरविंद का राष्ट्रवाद, जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। दरअसल महर्षि अरविंद ने माना कि राष्ट्र जो है कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वो एक सामूहिक पहचान होती है। ये कहते थे कि राष्ट्र जो है जन्म प्रजाति से संगठित, जन्म से या प्रजाति से संगठित लोगों का नाम है, नस्ल से या जन्म से। इन लोगों की भाषा की एकता इनमें हो सकती है, इनकी संस्कृति एक होगी और इनका इतिहास जो है साझा इतिहास होगा। तो इस प्रकार की पहचानों से जो है एक राष्ट्र जुड़ा रहता है। यानी कि ये कहते हैं कि ये सामूहिक पहचान जो है वही राष्ट्र को संपूर्ण बनाती है, अन्यथा राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यह एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विचार है। राष्ट्र को भी इन्होंने आध्यात्म से जोड़ दिया, आध्यात्मिक विचार है और धार्मिक विचार है।
सामूहिक पहचान होने के साथ साथ राष्ट्र एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचार है, साथ ही ये ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। राष्ट्र क्या है? ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। अरविंद ने राष्ट्र को जो है देवी के रूप में चित्रित किया, यानी मातृभूमि या मातृदेवी के रूप में इन्होंने माना। दूसरा चित्रण इन्होंने किया कि राष्ट्र को एक विराट पुरुष के रूप में देखा। मातृदेवी और विराट पुरुष, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्र का जो है दैवीय और आध्यात्मिक विचार, अरविंद का राष्ट्र का विचार कैसा था? तो यह दैवीय या आध्यात्मिक विचार था। आगे अरविंद कहते हैं कि जैसे हमने बताया कि ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि भारत भी जो है, भारत में राष्ट्र का निर्माण भी ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम है। भारत में राष्ट्र का निर्माण प्रभु की इच्छा है या ईश्वर की ही इच्छा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म की भांति है। हिंदू चिंतन की ओर इनका झुकाव था, तो ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्र का निर्माण सनातन धर्म की भांति है और वो भारत के राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक मानते हैं। भारत के राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक मानने के साथ साथ ये कहते हैं कि भारत में यदि भारत का राष्ट्र के रूप में उदय होता है तो यह उदय मानवता के उत्थान में सहायक होगा। यानी ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद मानवता का उत्थान करेगा, उसे अपलिफ्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इससे जो है साम्राज्यवाद खत्म होगा, इससे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उस समय शोषण के दो बड़े तंत्र थे और ये जो है खत्म होंगे, इसलिए मानवता का उत्थान होगा, ऐसा अरविंद का मानना था। इनके विचार जो है काफी हद तक प्रभावित हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, आप सभी ने नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी रचना है आनंद मठ। ये रचना भी राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत रचना है और इन्हीं की एक और रचना है कृष्ण चरित्र। इनसे काफी प्रभावित हुए हैं इनका विचार, और साथ ही साथ विवेकानंद का भी इन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा महर्षि अरविंद मानते थे कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उपनिषदों से और गीता से प्रभावित है। उपनिषदों तथा गीता से प्रभावित है भारत का राष्ट्रवाद। यानी ये मानते थे कि जो उपनिषद हैं और गीता है, इन्हीं के विचारों का व्यावहारिक प्रयोग भारत में राष्ट्र के रूप में किया जा रहा है। यानी इन्हीं का व्यावहारिक रूपांतरण क्या है? भारतीय राष्ट्र। तो ये इनके जीवन का पहला चरण था। इसके बाद 1905 तक ये बड़ौदा रियासत में
वाइस प्रिंसिपल या अध्यापन का काम करते हैं, साथ साथ वहाँ क्रांतिकारियों को तैयार करते हैं। तो उस समय एक और घटना होती है, और वो घटना क्या होती है? वह घटना होती है बंगाल का विभाजन, या जिसे बंग भंग का नाम भी दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने इस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया था क्योंकि बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था, और कर्जन चाहते थे कि जो बड़ा हिस्सा मुस्लिम बहुल इलाका है बंगाल का, यानी जो आज का बांग्लादेश है, उसमें जो है हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे और क्रांति मंद पड़ जाएगी। और जो पश्चिमी बंगाल, जिसमें झारखंड भी शामिल था, बिहार भी, झारखंड, उड़ीसा, बिहार भी शामिल थे, तो यहाँ हम जो है दमन कर देंगे क्रांति का। तो इस प्रकार उनका मंतव्य था। लेकिन हुआ उल्टा, और बंगाल के विभाजन की आग जो है पूरे देश में फैल गई। उसी से प्रेरित होकर के महर्षि अरविंद ने बड़ौदा रियासत की जो इनकी अच्छी खासी नौकरी थी, उस समय करीब 650 रुपये करीब महीने का इनको मिलता था, उसे छोड़ करके ये बंगाल में एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू करते हैं, और वहाँ करीब 150 रुपये इनको मिलते हैं। यानी फाइनेंशियल लॉस भी इनको काफ़ी होता है, मगर सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए ये जो है उससे समझौता कर लेते हैं और बंगाल आ जाते हैं, ताकि अपना अधिक योगदान दे सकें राष्ट्र के लिए। तो बंगाल के विभाजन के बाद जो है इनके जीवन का दूसरा चरण वहाँ से प्रारंभ होता है, और इनके जो विचारों में अधिक परिपक्वता आती है। बंगाल विभाजन में उस समय जो इनका धड़ों में बटा हुआ था आंदोलन, एक नरमपंथी और गरमपंथी। तो ये चूंकि नरमपंथियों के शुरू से आलोचक रहे हैं, तो इन्होंने भी विरोध का तरीका वही अपनाया जो मूलतः राष्ट्रवादियों या उग्र राष्ट्रवादियों ने अपनाया था। यानी कि इनका भी जो ज़्यादा जोर था वो स्वदेशी और बहिष्कार पर ही था। स्वदेशी का मतलब कि स्वदेशी जो विदेशी वस्तुएं थी उनका त्याग कर दिया जाए, विदेशी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जाए, विदेशी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का दोहन न किया जाए, उनको ओढ़ा पहना न जाए विदेशी कपड़ों को। साथ ही साथ सरकार का बहिष्कार हो, विदेशी सरकार का। तो ऐसा उस समय इनके विचार थे। अब इसके लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया? अच्छा, बहिष्कार के क्या मकसद थे? बहिष्कार क्यों किया जा रहा था विदेशी वस्तुओं का? ताकि इससे एक तो घरेलू अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो घरेलू श्रमिक थे या घरेलू कारीगर थे, उन सब का जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए थे। तो बहिष्कार का मुख्य मकसद था कि घरेलू अर्थव्यवस्था संभले। साथ ही साथ इससे ब्रिटिश शासन भी कमजोर हो। यदि सहयोग नहीं मिलेगा स्थानीय, तो ब्रिटिश शासन भी जो है भारत में कमजोर पड़ने लगेगा। ये इनका तरीका था। यानी ये मानते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार जो है एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। इन्होंने कहा कि जो बंगाल का विभाजन है या जो बंग भंग है, वह ईश्वर का हमारे लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद कैसे है कि इसकी वजह से जो है साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है लोगों में घृणा उत्पन्न हुई है, अंग्रेजों के खिलाफ घृणा उत्पन्न हुई है। और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं से भी ये संबद्ध रहे, जैसे कि युगांतर, तो इनके शिष्य जो थे वो लिखते थे, और ये खुद भी जो है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पत्रिका थी वंदे मातरम, उसमें भी ये कुछ लेख लिखते थे। फिर अन्य पत्रिकाएं जैसे कर्मयोगी, इत्यादि में ये लिखते थे, और इनमें प्रेरणा देते थे लोगों को कि भाई जो है हमारा देश पराश्रित हो चुका है, दूसरों पर निर्भर हो चुका है, और पराश्रित होने की वजह से हमारे देश ने
अपनी शक्ति खो दी है। यानी एक तो देश ने अपनी शक्ति खो दी है। क्यों खो दी है? क्योंकि वो जो है पराश्रित है। इसका कारण क्या है कि देश जो है पराश्रित है, पराधीन है। दूसरी बात, विदेशी सरकार के तहत चूंकि स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, इसलिए विकास नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये जरूरी है कि इस सरकार को, अंग्रेजों को देश से हटाया जाए। और अंग्रेजों के प्रतिरोध के लिए ये अपने दो साधन लेकर के आते हैं। क्या क्या थे? पहला था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। निष्क्रिय प्रतिरोध। और दूसरा असहयोग या नॉन कोऑपरेशन। ये भी जिस प्रकार स्वदेशी बहिष्कार एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार ये भी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ये वकालत करते हैं अहिंसक आंदोलन की। लेकिन अब यही आपने असहयोग आंदोलन आप गांधी जी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं कि 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन उनसे गांधी जी की क्या भिन्नता थी? गांधी जी तो अहिंसा के परम भक्त थे और मानते थे कि हिंसा किसी भी रूप में अनुचित है। लेकिन ये कहते थे, अरविंद घोष कहते थे कि यदि दमन हो रहा है, हिंसक दमन हो रहा है, तो हम भी प्रतिक्रिया में जो है हिंसा कर सकते हैं। यानी दमन के विरुद्ध जो है हिंसा उचित है, ऐसा इनका मानना था। दमन के विरुद्ध हिंसा उचित है। तो ये जो है अपना निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग जारी रखते हैं। कैसे? इनके तरीके क्या क्या थे कि एक तो सरकार को सहायता से इनकार कर दो, किसी प्रकार की सहायता न दो। कर मत दो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। साथ ही जो स्कूल कॉलेज यानी जिनके जरिए विदेशी शिक्षा दी जा रही थी, उन सब का भी आप जो है बहिष्कार कर दो। और इसके साथ साथ एक कदम आगे चलते हुए लोगों को प्रेरित करो। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, स्वयं की सहायता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आप जो है एक और नाम पढ़ते हैं क्रांतिकारियों में, वारिंद्र घोष। वारिंद्र घोष इनके ही छोटे भाई थे और ये भी इन्हीं की प्रेरणा से क्रांतिकारी बने थे। अब वारिंद्र घोष भी जो है इनके निर्देशन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। और कहते हैं कि वारिंद्र घोष ने दुनिया का पहला क्रूड बम बनाया था। क्रूड बम एक विस्फोटक बम होता है, ज़्यादा इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन दुनिया का पहला क्रूड बम जो है वारिंद्र घोष और उनके साथियों ने श्री अरविंद घोष के निर्देशन में बनाया था, ताकि अंग्रेजों का विरोध किया जा सके और उनको जो है भारत से निकाला जा सके। फिर अगला स्टेप होता है कि 1908 में वारिंद्र घोष, अरविंद घोष और इनके कुछ और साथियों को एक केस में जो है गिरफ्तार कर लेती है सरकार, जिस केस का नाम था अलीपुर षड्यंत्र या अलीपुर बम कांड। और 1908 में इनको जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेजने के बाद क्या होता है कि जब बाहर आए तो इन्होंने कहा कि जेल में जो है मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और ऐसा आदेश मिला है कि भाई आप जो है राजनीति छोड़ दीजिए।
यानी कि जब ये जेल में गए, इनके वकील थे चितरंजन दास, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनका बचाव किया। इन्हें जमानत मिल गई लगभग 1 साल बाद, या जमानत क्या, ये जेल से तमाम आरोपों से बरी हो गए। लेकिन इनके भाई और उनके एक और साथी थे, उनको फांसी की सजा हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये बाहर आए तो सभी वेट कर रहे थे कि ठीक है, हम नए सिरे से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करेंगे। लेकिन सब चकित रह गए कि इन्होंने जो है राजनीति से पूर्णतः लगभग संन्यास ले लिया और कहा कि नहीं, अब हम जो है राजनीति हमारा काम नहीं है, और भगवान ने मुझे कहा है कि जिस काम के लिए मुझे जेल में लाया गया है उस काम को मैं याद रखूं जेल से बाहर जाने के बाद, और उसी काम में लग जाऊं। राजनीति मेरा काम नहीं है। और यहाँ से इनके जीवन का जो है अंतिम चरण या तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे आध्यात्मिक चरण भी कहा जाता है। यानी ये जो है राष्ट्रवाद की गतिविधियों से इतर हो जाते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। यानी एक संकीर्ण सोच राष्ट्रवाद की, सिर्फ राष्ट्र के बारे में जो इनकी सोच थी, वह सोच एक बड़ा दायरा ले लेती है, जिसे मानवीय एकता या अंतर्राष्ट्रीयतावाद का नाम दिया गया। और इन्होंने इसे विभिन्न अपने साहित्यों में उसे व्याख्यायित भी किया है कि किस प्रकार जो है उनको ये दिव्य दर्शन हुए। तो हम देखते हैं कि तीसरे चरण में इनका जो मानवीय एकता का विचार था वह क्या था? मानवीय एकता का विचार, या इसे अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विचार भी कहा जाता है। मानवीय एकता के विचार में ये समाज के विभिन्न चरणों की व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं कि समाज जो है विभिन्न चरणों में विकसित हुआ है। कौन कौन से? पहला चरण ये बताते हैं सांकेतिक चरण। सांकेतिक चरण में क्या था कि समाज के विकास का आरंभिक रूप था, और इस चरण में जो है मूलतः जनजातीय समाजों का विकास हुआ, या जनजातीय समाज ही देखने को मिलते हैं। यानी इंसान जो था ट्राइबल फॉर्म में था, जनजातियों की तरह शिकार करना यही उसकी दिनचर्या थी। फिर दूसरा चरण आता है टाइपल फेज या अंकित चरण। अंकित चरण या टाइपल फेज। इस चरण में क्या हुआ कि समाज में धर्म का और नैतिकता का महत्व बढ़ने लगा। साथ ही साथ समाज में नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ का निर्माण हो गया। धार्मिक ग्रंथों का निर्माण हो गया, यानी समाज किस प्रकार नियंत्रित हो तो उन ग्रंथों के अनुसार समाज निर्मित होगा। फिर इसके बाद तीसरा चरण आता है, वह है परंपरागत समाज। परंपरागत समाज में जो धर्म, नैतिकता और ग्रंथों की विवेचना से, इनकी व्याख्या से विशेष व्यक्ति समूहों द्वारा जो रूढ़ियां उत्पन्न हुई, परंपराएं उत्पन्न हुई, उनका महत्व बढ़ गया। यानी समाज में परंपराओं का और रूढ़ियों का महत्व बढ़ गया। साथ ही साथ समाज की जो विषमता थी उसको भी व्यवस्थित करने का प्रयास यहाँ किया गया, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बाद अगला और अंतिम चरण आता है व्यक्तिवादी तार्किक समाज का।
इस समाज में क्या होता है, यही चीज हम विवेकानंद में भी देखने को मिलती है। वो भी तर्क की बात करते थे। यानी चौथा हमारा चरण है व्यक्तिवादी तार्किक समाज। यहां क्या होता है कि विवेकानंद की भांति भी महर्षि अरविंद ने यह माना कि जो वैज्ञानिक विकास है, विवेकानंद भी ये मानते थे कि वैज्ञानिक विकास सर्वोच्च अवस्था नहीं है। उस समय धारणा थी कि विज्ञान का विकास ही मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ विकास है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि वैज्ञानिक विकास सर्वोच्च नहीं हो सकता, वैज्ञानिक विकास सर्वोत्कृष्ट नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। तो सर्वोच्च क्या है? तो इन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक का अपना महत्व है, और जो यूरोप का वैज्ञानिक विकास है वो गलत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और भौतिक विकास को सामंजस्य के साथ आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ा जाए। यानी विज्ञान का और भौतिकता का विकास का सामंजस्य आध्यात्मिकता के साथ हो, यानी इसके साथ जो है आध्यात्मिकता जुड़े, और ये दोनों मिलकर ही जो है विकास का सर्वोच्च स्तर होगा, और वही होगा व्यक्तिवादी तार्किक समाज। ऐसा इनका मानना था। अपने इन विचारों के प्रतिपादन के लिए, चूंकि 1908 में जेल से बाहर आए थे, तो 1910 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। वहीं से फिर अपने शिष्यों के साथ जो है अपनी साधना जारी रखते हैं, और कई इनके साहित्य भी लिखते हैं, जिनको अभी हम बताते हैं। अभी बताएंगे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। फिर जो है 1920 में इनको निमंत्रण मिला था कि आप जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, सक्रिय राजनीति से मैं बिल्कुल संन्यास ले चुका हूं, और इस प्रकार की किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने में मैं असमर्थ हूं। क्योंकि वो मानते थे कि वो उनका संचालन स्वयं वो नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर जो है उनका संचालन कर रहा है। और 1926 के बाद एक ऐसा दौर आता है, 1926 से 1938 तक इनका एकांतवास का पहला चरण आता है। 1926 से 1938 तक इनकी एक शिष्या थी जिनका कहा जाता है श्री माँ, और एक और इनके खास शिष्य थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है क्या था, चंपकलाल या ऐसे कुछ नाम था। तो उनके साथ जो है बिल्कुल एकांतवास में चले जाते हैं और अपनी साधना को और उच्च स्तर पर ले जाते हैं, उच्चतर से उच्चतर होते जाते हैं। फिर दूसरा इनका एकांतवास का चरण आता है 1938 से 1950 तक, और समाधि का अभ्यास करते करते 1950 में 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष जो है समाधि पा लेते हैं, 5 दिसंबर 1950 को। तो ये एक प्रसिद्ध विचारक थे भारतीय इतिहास के, रहस्यवादी परंपरा के, उसी परंपरा के जिस परंपरा में रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है, उसी परंपरा में इनका भी नाम आता है। और आज भी इनकी जो संस्थाएं हैं वहाँ लोगों को योग की जो इनकी अवधारणा थी संपूर्ण योग की, उसकी शिक्षा दी जाती है। तो इनके आध्यात्मिक विचार और राजनीतिक विचार दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी उनको समझना ज़रूरी है। एक 40 मिनट के वीडियो में हम उनके संपूर्ण चिंतन को समाहित नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें बताई जाएं। बाकी ये इनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं, फैक्ट के रूप में आप इनको भी देख सकते हैं। द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता। एसेज ऑन द गीता इनकी गीता पर लिखी गई एक टीका है। टीका का मतलब बोलचाल के हम भाषा में हम बोलते हैं टीका टिप्पणी। तो टीका टिप्पणी का मतलब कि कमेंट्री आप बोल सकते हैं। गीता पर जो है एक इनकी कमेंट्री है, टीका है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा में जो है ये अपना योग का मूल विचार देते हैं, जो परंपरागत योग से, पतंजलि के योग से, विवेकानंद के योग से, इन सब से अलग था। और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानवीय एकता का विचार देते हैं। भारत के पुनर्जागरण का विचार ये देते हैं, द रेनेसेंस इन इंडिया में। फिर ये कुछ पत्रों से, जैसे हमने आपको बताया भी कि ये बंकिम चंद्र का पत्र था, उसमें ये लेख लिखते थे। युगांतर इनके शिष्यों ने प्रकाशित किया, इनका काफ़ी सहयोग रहा इसमें। फिर खुद इन्होंने कर्मयोगी और धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। और 1915 में राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास लेने के बाद इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की, जो इनके दार्शनिक विचारों को व्यक्त करती थी, आर्य नाम की पत्रिका। तो ये कुल मिलाकर के विचार थे महर्षि अरविंद के। आशा है आपको पसंद आए होंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें प्रतिक्रियाएं बताते रहें, क्या सुधार करें, किस प्रकार हमारा लेक्चर मेथड है वह भी बताते रहें, ताकि उसके अनुरूप हम और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम।